दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था लचित बोरफुकन का संबंध निम्नलिखित में से किस युद्ध से है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी सरायघाट का युद्ध या फिर ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सरायघाट का युद्ध। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर 3 दिन का समारोह नई दिल्ली में शुरू हुआ। लचित बोरफुकन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। वह प्रसिद्ध अहोम कमांडर थे। उन्होंने सरायघाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया, अतः विकल्प सी सही है। इसे असम पर कब्जा करने का मुगल सेना का प्रयास विफल हो गया। 25 अप्रैल 1672 को उनकी मृत्यु हो गई। सरायघाट के युद्ध की बात करें तो यह वर्ष 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें मुगल सेना की हार और अहोम सेना की जीत हुई। बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। इस पदक को बोरफुकन की वीरता से प्रेरणा लेने और उनके बलिदान का अनुसरण करने के लिए वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ओडिशा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं की बात करें तो ये गुफाएं भुवनेश्वर ओडिशा से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अतः विकल्प सी सही है। यह मेघवाहन राजवंश के राजा खारवेल द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्मित हुई। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। कुमारी पर्वत श्रृंखला पर बनी इन गुफाओं का निर्माण जैन मुनियों के लिए किया गया था। इन प्राचीन गुफाओं की खोज सबसे पहले 19वीं शताब्दी ईस्वी में एक युवा ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयू स्टर्लिंग ने की थी। उदयगिरी पहाड़ी में 18 गुफाएं और खंडगिरी पहाड़ी में 15 गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, सिकंदरा या फिर औरंगाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी औरंगाबाद। औरंगजेब की बात करें तो उनका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। इस मुगल शासक का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। उसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। उसने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाना पुनः आरंभ किया और तीर्थ यात्रा पर कर लेना भी प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राहदारी यानी परिवहन कर तथा पंडारी यानी चुंगी कर करों को समाप्त कर दिया। उसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। औरंगजेब का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी एनएफडीसी ने किसके साथ बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में फिल्मों को प्रोत्साहन देने का समझौता किया है? विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ या फिर विश्व आर्थिक मंच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यूनिसेफ। विश्लेषण को देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के 53वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में किया जा रहा है। इसमें यूनिसेफ और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी एनएफडीसी ने बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के साथ फिल्मों को प्रोत्साहन देने का समझौता किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी PSU है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत विकास को संवर्धित और व्यवस्थित करना तथा सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। वर्तमान में रविंद्र भाकर इसके प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है कृष्णा, पेन्नार नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गोदावरी नदी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले के रमैयापेट गांव के निकट गोदावरी पर स्थित है, अतः विकल्प डी सही है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल सुविधाओं के विकास में सहायक है। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, PM दक्ष योजना किस मंत्रालय की पहल है? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पीएम दक्ष योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही है। यह 2020-21 से लागू है। ये केंद्र क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक और अल्पावधि कौशल प्रदान करके लक्षित युवाओं के कौशल स्तर को बढ़ाना है। इसके तहत पात्र लक्ष्य समूहों को कौशल विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। ये योजना हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इनमें कूड़ा बीनने वालों सहित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी, सफाई कर्मचारी आदि शामिल हैं। इसका नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष आधिकारिक तौर पर सरकार या आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? 1987, 1983, 1988 या फिर 1985? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1988। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सरकारी आयोग की बात करें तो इंदिरा गांधी की सरकार ने जून 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इसे केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधों पर सिफारिशें देनी थी। इस संदर्भ में जनवरी 1988 में आयोग की रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत की गई, इसलिए विकल्प सी सही है। इसमें 19 अध्यायों के अंतर्गत कुल 247 सिफारिशें दी गई थी। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंधों पर गठित अन्य आयोग एवं समिति हैं राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग आदि। अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IPRD 2022 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों को एक साथ लाना या फिर हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 4था संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसमें समुद्री सहयोग के क्षेत्रों के बेहतर और समावेशी रूप से संचालन के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की बात करें तो यह भारतीय नौसेना का शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक के भीतर उत्पन्न होने वाले समाचारों और चुनौतियों दोनों की समीक्षा करना है। इसके प्रत्येक संस्करण का आयोजन नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन यानी NMF के नेतृत्व में किया जाता है। गौरतलब है कि NMF नौसेना का नॉलेज पार्टनर है। बता दें कि IPRD 2022 की थीम हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन रखी गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? कलेरकी, RJ चेलैया, कॉल्डर या फिर गौतम माथुर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कॉल्डर। ब्रिटिश अर्थशास्त्री कॉल्डर ने भारतीय कर व्यवस्था का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात कर प्रणाली में सुधार के लिए 4 नए करों को लगाने की सिफारिशें की। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं, पहला संपत्ति कर, दूसरा व्यय कर, अतः विकल्प सी सही है। तीसरा है पूंजी लाभ कर और चौथा है उपहार कर। गौरतलब है कि भारत सरकार ने कॉल्डर की व्यय कर संबंधी सिफारिश को मानते हुए 1957 में व्यय कर अधिनियम को पारित किया। इसे अप्रैल 1958 से लागू कर दिया गया। हालांकि 1966-67 में व्यय कर को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 5। नेपाल की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। भारत और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच स्थित एक भू आबद्ध लैंडलॉक्ड देश यह देश है। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है, अतः विकल्प बी सही है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण JNPA को कब कमीशन किया गया था? आपके ऑप्शन है 1985, 1987, 1989 या फिर 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1989। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण JNPA यह नवी मुंबई में भारत का प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। इसे 26 मई 1989 को कमीशन किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। यह बल्क कार्गो टर्मिनल से बदलकर देश का प्रमुख कंटेनर बंदरगाह बन गया है। ये दुनिया के 200 से अधिक बंदरगाहों से जुड़ा है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 कंटेनर पोर्ट की सूची में 26वें स्थान पर है। वर्तमान में JNPA 5 कंटेनर टर्मिनलों का संचालन करता है, जिनमें शामिल है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल यानी JNPCT, नवा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल यानी NSICT, द गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी JTIPL, नवा शेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल यानी NSIGT,
और भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड यानी BMCT। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी वियना। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और नए नए जवाबों और उनकी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।